Don't stop until you're proud. Hello, my fellow CA aspirants. Welcome back to my channel. This is the third part of solving the compiler. We have solved up to question number 6 in my previous videos. So if you haven't watched those, please consider watching them first. We'll be starting with the 7th question in this one and doing till the 9th one. I hope you enjoy it. If you have any comments or suggestions, please let me know. So let's get started. Let's start with question number 7. क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है वर्मंट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, मतलब एक फाइनेंस कंपनी है, एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग लॉन्ग टर्म फाइनेंस फॉर कंस्ट्रक्शन और परचेज ऑफ हाउसेज इन इंडिया फॉर रेसिडेंशियल पर्पस, प्रोवाइड्स द फॉलोइंग डिटेल्स and seeks your opinion as to the availability of deduction under section 36(1)(8). हमें बता दिया ऑलरेडी कि कौन से सेक्शन के बारे में हमें बताना है. उसके बाद हमें डिटेल्स दी हैं प्रॉफिट एंड लॉस की. तो बोला है पीजीबीपी का प्रॉफिट बिफोर क्लेमिंग सच डिडक्शन अंडर सेक्शन 36(1)(8) इज 560 lakhs. ओके, पेड अप शेयर कैपिटल is 500 lakhs, general reserve is 100 lakhs, and balance in reserve created under section 36(1)(8). क्या है 36(1)(8) अभी हम पढ़ेंगे, is 1100 lakhs. Cool. तो अब मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ सेक्शन 36(1)(8) क्या है. सेक्शन 36(1)(8) बोलता है कि अगर आप ट्रांसफ़र करोगे एक स्पेशल रिजर्व में तो आपको एक डिडक्शन मिलेगा. लेकिन कौन, हु इज़ एलिजिबल? तो इट इज़ अलाउड टू अ फाइनेंशियल कॉरपोरेशन प्रोवाइडिंग लॉन्ग टर्म फाइनेंस. अब ये लॉन्ग टर्म का मतलब क्या हुआ? फाइनेंस फॉर 5 years और मोर. अगर आप ट्रांसफ़र करोगे एक स्पेशल रिजर्व में तो आपको एक पर्टिकुलर डिडक्शन मिलेगा. आप मतलब कौन? हु? अ फाइनेंशियल कॉरपोरेशन प्रोवाइडिंग लॉन्ग टर्म फाइनेंस. लॉन्ग टर्म मतलब 5 years और मोर का फाइनेंस. अच्छा ठीक है, तो डिडक्शन कितना मिलेगा? डिडक्शन मिलेगा लोअर ऑफ एक्चुअल, ऑब्वियसली एक्चुअल के ऊपर तो कभी जा नहीं सकता, और 20% ऑफ पीजीबीपी बिफोर क्लेमिंग सच डिडक्शन. बिफोर क्लेमिंग दिस डिडक्शन का 20% ऑफ पीजीबीपी और 200%, इसको ध्यान से सुनना, 200% ऑफ शेयर कैपिटल प्लस जनरल रिजर्व माइनस, इस पूरे में से माइनस opening balance in special reserve created under section 36(1)(8). ठीक है, क्या बोला? सबसे पहले आप शेयर कैपिटल और जनरल रिजर्व को ऐड करो, उसका 200% लो और उसमें से डिडक्ट करो ओपनिंग बैलेंस इन स्पेशल रिजर्व अंडर दिस सेक्शन, अंडर 36(1)(8). इन सब में से जो भी लोअर होगा उतना आपको डिडक्शन मिल जाएगा. तो ये हमने पढ़ा सेक्शन 36(1)(8) के बारे में. ठीक है, अब हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो वर्मंट हाउसिंग लिमिटेड जो है वो एक फाइनेंस कंपनी है. ठीक है, और हमें ऑलरेडी 36(1)(8) मेंशन कर दिया है, तो हमें लोड लेने का ज़रूरत नहीं है कि वो 5 years और मोर है कि नहीं है. ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे एक्चुअल दिया है क्या क्वेश्चन में? नहीं, अवेलेबल ही नहीं है. ठीक है, 20% ऑफ पीजीबीपी बिफोर क्लेमिंग सच डिडक्शन. बिफोर क्लेमिंग हमें ऑलरेडी बिफोर का ही फिगर दिया है विच इज़ 560. तो 560 का हम 20% करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 112. और थर्ड क्या था? 200% ऑफ शेयर कैपिटल प्लस जनरल रिजर्व. तो शेयर कैपिटल कितना है? 500. जनरल रिजर्व कितना है? 100. इसमें से माइनस करेंगे ओपनिंग रिजर्व कितना है? 1100. तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे हमारे पास आएगा 100, इसका लोअर है 100, देयरफॉर हमें 100 लाख का डिडक्शन मिल जाएगा. तो क्या है क्लोजिंग लाइन? सो इफ अ कंपनी ट्रांसफर्स टू स्पेशल रिजर्व ₹100 lakh or more than
that, then they can claim डिडक्शन ऑफ 100 लाख। इस लाइन का मतलब क्या हुआ? अगर कंपनी ने 100 लाख से ज़्यादा का ट्रांसफ़र किया है तो हम 100 लाख कर सकते हैं, क्योंकि हमें एक्चुअल नहीं दिया है। अज्यूम करो कि यहाँ पे एक्चुअल जो है वो 80 ही है, तो ऑब्वियसली 80 का डिडक्शन मिलेगा, 100 का नहीं मिलेगा। लेकिन अगर यहाँ पे 110 है तो हमें 100 का डिडक्शन मिल जाएगा। इसलिए हमने बोला है कि ये हम अज्यूम कर रहे हैं, या फिर हम एक स्टेटमेंट दे रहे हैं कि कंपनी ने अगर 100 लाख से ज़्यादा का ट्रांसफ़र किया है तो 100 लाख का मिल जाएगा। ठीक है, ये हमारा 8 चालू करते हैं। हमें बताना है कि फॉलोइंग ट्रांजैक्शन टैक्सेबल है या फिर नहीं है। अतुल लिमिटेड को पैसे मिले हैं किरण लिमिटेड से, ठीक है, कितने? 10 लाख रुपए। अतुल लिमिटेड रिसीव्ड अ सम फ्रॉम किरण लिमिटेड ऑफ 10 लाख रुपीज़। क्यों? फॉर अग्रीइंग टू नॉट कैरी ऑन अ बिजनेस। एक बिजनेस नहीं चलाने के लिए किरण ने अतुल को पैसे दिए हैं, तो क्या ये पीजीबीपी में टैक्सेबल है? तो इसको सबसे पहले हम देखते हैं अतुल के पॉइंट ऑफ व्यू से। याद करो सेक्शन 28। सेक्शन 28 क्या है? सेक्शन 28 है चार्जिंग सेक्शन। सेक्शन 28 बोलता है एनी सम रिसीव्ड अंडर एन अग्रीमेंट टू नॉट कैरी ऑन अ बिजनेस। Any sum received under an agreement to not carry on a business, that is, इसको क्या बोलते हैं? इसका वर्ड क्या है? That is a non compete fee। अगर कोई भी नॉन कम्पीट फी मिलती है तो वो टैक्सेबल होगी पीजीबीपी हेड में। तो यहाँ पे जो मिल रही है ये क्या है? ये नॉन कम्पीट फी है। तो अतुल लिमिटेड के लिए ये 10 लाख रुपए टैक्सेबल हो जाएंगे पीजीबीपी हेड में। ठीक है, इजी। तो अभी किरण लिमिटेड का क्या? किरण लिमिटेड ने तो पेमेंट किया है, लेकिन इसको टीडीएस काटना पड़ेगा। अगर ये अतुल लिमिटेड के हाथ में टैक्सेबल है तो किरण लिमिटेड को टीडीएस काटना पड़ेगा। अदरवाइज सेक्शन 40A(IA), सेक्शन 40A(IA) जो कि रेसिडेंट के लिए है। सेक्शन 40A(I) किसके लिए है? नॉन रेसिडेंट के लिए। वो हमारा कंसर्न नहीं है। सेक्शन 40A(I) नॉन रेसिडेंट है, जहाँ 100% डिसअलाउ होता है। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं 40A(IA) की, जिसके अंदर 30% का डिसअलाउंस हो जाएगा अगर किरण लिमिटेड ने टीडीएस नहीं काटा तो। वापस मैं एकदम शॉर्ट में बता देती हूँ। किरण लिमिटेड ने देखा कि अतुल लिमिटेड को जो मैंने पैसे दिए हैं वो उसके टैक्सेबल होंगे, क्योंकि नॉन कम्पीट फीस टैक्सेबल होती है सेक्शन 28 के हिसाब से। सेक्शन 28 मतलब चार्जिंग सेक्शन। तो किरण लिमिटेड को टीडीएस काटना पड़ेगा। टीडीएस काटा तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर टीडीएस नहीं काटा तो सेक्शन 40A(IA) में उसका 30% तो डिसअलाउ हो जाएगा, 70% अलाउड होगा। और 30% कब अलाउ होगा? जब वो टीडीएस काट के सबमिट करेगी, तब पेमेंट करेगी, तब। अभी उसको सिर्फ 70 अलाउ होगा। तो ये हो गया हमारा अतुल और किरण की बात। अब आते हैं सेकेंड पार्ट में, सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्या बोलता है? पी लिमिटेड मतलब इंडियन है, पेड अ डॉलर इक्विवेलेंट ऑफ 50 लाख रुपीज़, 50 लाख, लेकिन डॉलर में हमने दिए मिस्टर आर को, जो कि यूके के रेसिडेंट है। ठीक है, मतलब और नॉन रेसिडेंट है, यूके के सिटीजन है और नॉन रेसिडेंट है, हु एक्टेड एज एन एजेंट फॉर पी लिमिटेड फॉर मेकिंग सेल्स आउटसाइड इंडिया। तो पी लिमिटेड इंडिया में है, उसने आउटसाइड इंडिया मिस्टर आर, जो कि रेसिडेंट यूके के हैं, नॉन रेसिडेंट है और मिस्टर पी के एजेंट हैं, फॉर कैरिंग आउट सेल्स। अब सेल्स कहाँ करवा रहे हैं? सेल्स भी आउटसाइड इंडिया ही करवा रहे हैं। तो क्या ये 50 लाख टैक्सेबल होगा? तो पी लिमिटेड ने तो टीडीएस नहीं काटा है, तो उसको तो एक्सपेंस नहीं अलाउ होना चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान से सुनना। अ फॉरेन एजेंट कौन? मिस्टर आर। अ फॉरेन एजेंट ऑफ एन इंडियन एक्सपोर्टर, जो हमारे केस में पी लिमिटेड है, इन हिज ओन कंट्री। अभी ये जो फॉरेन एजेंट है ये उसकी खुद की कंट्री में सेल्स कर रहा है, ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर पी,
P Limited. Therefore, no part of his income is accrued or arises on India. No part of his income accrues or arises in India. इसका जो कमीशन है वो डायरेक्टली रेमिट हो रहा है. इसका कमीशन डायरेक्टली पी लिमिटेड वही रेमिट कर रही है. तो इट इज़ नॉट रिसीव्ड इन इंडिया, इट इज़ नॉट अराइजिंग इन इंडिया, इट इज़ नॉट अक्रूड इन इंडिया, इट इज़ नॉट रिसीव्ड इन इंडिया. बंदा अपनी कंट्री में रह के अपनी कंट्री में क्या बोलते हैं सेल्स कर रहा है, अपनी कंट्री में रिसीव कर रहा है. तो टैक्स इंडिया में लगने का क्वेश्चन ही नहीं होता. The commission paid to non-resident for services outside India thus is not chargeable to tax in India. क्यों? हमने भी पढ़ा, ना तो अक्रू हो रहा है, ना अराइज हो रहा है, ना रिसीव हो रहा है. Therefore, it is not chargeable to tax in India. तो question of TDS does not arise. Hence, complete 50 lakhs is allowed to P Limited as expense. ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन हमने पढ़े. पहला हमने ये बताया कि सेक्शन 28 के हिसाब से नॉन कम्पीट फीस जो है वो आपको टैक्सेबल हो जाएगी, लेकिन आपको TDS काटना पड़ेगा, अदरवाइज 30% डिसअलाउ हो जाएगा. सेकेंड क्वेश्चन में हमने बोला कि अगर एक फॉरेन एजेंट है ऑफ इंडियन एक्सपोर्टर जो कि अपनी ही कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहा है, अपनी ही कंट्री में बिजनेस कर रहा है, लेकिन सिर्फ इसका एजेंट है, उसका ना तो अक्रू इधर हो रहा है, ना अराइज इधर हो रहा है, और ना रिसीव इधर हो रहा है, तो उसका टैक्स इंडिया में नहीं लगेगा. ये हो गया हमारा क्वेश्चन 8. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 में मतलब क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट बी जो है उसमें बताना है कि फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस 43B के हिसाब से अलाउ होने चाहिए कि नहीं. 43B क्या है? सेक्शन 43B बताता है सर्टेन पेमेंट्स विच आर अलाउड ऑन पेमेंट बेसिस, सर्टेन एक्सपेंसेस विच आर अलाउड ऑन पेमेंट बेसिस. कौन से एक्सपेंसेस ऐसे? फॉर एग्जाम्पल कोई भी टैक्स, ड्यूटी, सेस, कोई भी एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स SPF, RPF, अप्रूव्ड ग्रेचुइटी फंड, बोनस, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन लोन टू एनी PFI, SFC, स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन एक्सेट्रा. ठीक है, ये सब आता है 43B में, ये सारे. तो हमें आप फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, एक बैंक गारंटी है. अ बैंक गारंटी गिवन बाय अ कंपनी टूवर्ड्स डिस्प्यूटेड टैक्स लायबिलिटी. एक कंपनी है जिसकी एक डिस्प्यूटेड टैक्स लायबिलिटी है, तो उसने टैक्स लायबिलिटी को पे नहीं किया है, लेकिन उसके अगेंस्ट एक बैंक गारंटी फर्निश कर दी है. तो क्या ये 43B के हिसाब से अलाउ हो जाना चाहिए? तो सबसे पहले हम लिखेंगे फॉर क्लेमिंग एनी डिडक्शन अंडर Section 43B, the requirement is actual payment. The requirement is actual payment and not deemed payment. ये लाइन याद रखना, ये लाइन की लाइन है ऐसे क्वेश्चन के लिए. For claiming any deduction under Section 43B, the requirement is actual payment and not deemed payment. Furnishing a bank guarantee cannot be equated with actual payment. Furnishing a bank guarantee को हम actual payment नहीं बोल सकते, क्योंकि actual payment में there should be actual outflow of money from the assessee to the public exchequer. Actual payment मतलब actual में जो पैसा है ना, जो रोकड़ा है, वो assessee से पब्लिक एक्सचेकर के पास जाना चाहिए, जो कि बैंक गारंटी में नहीं हो रहा है. तो बैंक गारंटी क्या है? इट इज़ जस्ट अ डीम्ड पेमेंट एंड हेंस 43B कैन नॉट बी क्लेम्ड बाय म्योरली फर्निशिंग अ बैंक गारंटी. क्लियर? ओके. सेकेंड कौन सा पूछा है? इंटरेस्ट पेबल टू सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट बट नॉट पेड before due date specified under 139(1).
इंटरेस्ट हमें सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट को देना है, जो कि हमने 139(1) जो कि ROI की ड्यू डेट की बात करता है, उससे पहले हमने नहीं पे किया है. इंटरेस्ट पेबल टू सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट इज अ पार्ट ऑफ सेल्स टैक्स. अब सेल्स टैक्स पे 43 भी आता है, हाँ, क्योंकि वो पेमेंट बेसिस पे अलाउड होता है. तो जो इसका इंटरेस्ट है वो भी 43B के अंडर कवर होगा. ठीक है, तो इंटरेस्ट पेबल टू सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट विच इज नॉट paid before the due date as per section 139(1) would attract disallowance under section 43B. जब सेल्स टैक्स 43B में आता है तो उसका इंटरेस्ट भी 43B में आएगा. तो अगर आपने ड्यू डेट से पहले उसका पेमेंट नहीं किया है, जो कि 43B की मेजर रिक्वायरमेंट है, तो आपको वो डिसअलाउ हो जाएगा, आपको किसी भी हालत में अलाउंस नहीं होगा. ये माना हो गया क्वेश्चन नंबर 8B. तो हमने ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन था बट कंसेप्चुअल. अब हम आते हैं एक्चुअल क्वेश्चन नंबर 9 एज पर कंपाइलर के. यहाँ पे भी हमें वही बताना है कि फॉलोइंग एक्सपेंस अलाउड या इनकम टैक्सेबल होगा कि नहीं. तो सबसे पहले ए लिमिटेड एक कंपनी है जिसको 1 लाख का डिविडेंड मिला है फ्रॉम अनदर डोमेस्टिक कंपनी. लेकिन ये 1 लाख का डिविडेंड के लिए उसने 2 लाख का एक्सपेंस किया है. अब वो ये एक्सपेंस क्लेम करना चाह रहे हैं तो वो कर सकते हैं. तो यहाँ पे 2 सेक्शंस हिट होंगे. सबसे पहला सेक्शन जो हिट होगा वो है 1034. सेक्शन 1034 के हिसाब से कोई भी डिविडेंड आपको अगर एक डोमेस्टिक कंपनी से मिलता है तो वो आपको एग्जेम्प्ट है. द डिविडेंड अर्न्ड बाय ए लिमिटेड ऑन शेयर्स हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट इज एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1034. तो इसका बात हो गई. अब इसकी बात करते हैं. यहाँ पे सेक्शन हिट होता है सेक्शन 14A. सेक्शन 14A क्या बोलता है? नो एक्सपेंडिचर. अगर आपने कोई एक्सपेंडिचर किया है, नो एक्सपेंडिचर इज अलाउएबल इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम विच इज एग्जेम्प्ट, दैट इज विच डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम. एकदम शॉर्ट में लिखा है. ये क्या बोल रहा है? अगर कोई अपने एक्सपेंडिचर किया है टू अर्न अ इनकम जो कि एग्जेम्प्ट है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे डिविडेंड एग्जेम्प्ट है, मतलब डिविडेंड पे तो टैक्स नहीं दे रहे हो और डिविडेंड को कमाने के लिए जो एक्सपेंस कर रहे हो आप उसको क्लेम करना चाह रहे हो, तो आपको सेक्शन 14A रोक देगा और बोलेगा नो एक्सपेंडिचर इज अलाउएबल इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम विच डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम. हेंस आपको ये 2 लाख भी अलाउड नहीं होगा. ठीक है, इतना सा ईजी है. पार्ट 2 पढ़ते हैं. एकदम ईजी है ये वाला. पार्ट 2 में क्या बोलता है? अच्छा, यहाँ पे ना ये जो 1034 है ना, इट इज सब्जेक्ट टू 115 BBDA. 115 BBDA क्या? एक 10 लाख वाला प्रोविजन था, याद करो, कि अगर 10 लाख के ऊपर चला जाता है तो आपको क्या बोलते हैं, टैक्स देना पड़ता है. अगर नहीं पता है तो एक बार फटाफट जाके पेज घुमा लो, हमेशा फिर 115 BBDA याद रहेगा. सेकेंड, बी लिमिटेड एक कंपनी है एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स. बी लिमिटेड को लॉस हुआ. कितना लॉस हुआ? 3 लाख का लॉस हुआ ऑन अकाउंट ऑफ फ्यूचर एंड ऑप्शंस, अ ट्रांजैक्शन इन द फॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स. ठीक है, जिसका अंडरलाइंग एसेट था शेयर्स. अब ये क्यों पूछ रहे हैं? ये इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि अगर ये स्पेक्यूलेटिव लॉस है तो इस पे नॉर्मल प्रोविजंस नहीं लगेंगे. इसलिए हमें पहले देखना है कि स्पेक्यूलेटिव लॉस है कि नहीं है. तो अ ट्रांजैक्शन इन डेरिवेटिव्स हुज अंडरलाइंग एसेट इज शेयर्स इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम द परव्यू ऑफ स्पेक्यूलेटिव ट्रांजैक्शन. मैं इसको लिख देती हूँ, उसको याद रख लेना, चिपका लेना, क्योंकि ये दिखने में डेरिवेटिव F&O ये सब आ गया तो आपका दिमाग स्पेक्यूलेशन में चला जाता है. तो यहाँ पे क्या बोला है? एक ट्रांजैक्शन इन डेरिवेटिव्स जिसका अंडरलाइंग एसेट शेयर्स है, ये एग्जेम्प्ट है. इट इज नॉट अ स्पेक्यूलेटिव ट्रांजैक्शन. इट इज नॉट अ स्पेक्यूलेटिव ट्रांजैक्शन. ठीक है, as per the said clause, an eligible transaction in respect of trading in derivatives carried out on a recognized stock exchange. ये वाला जो है, अगर इसको recognized stock exchange में आप करते हो तो ये speculative transaction नहीं होता है. Hence इसका जो loss है वो एक normal business loss है, कोई झंझट नहीं है. ये एक normal business loss है और normal provisions जो है वही apply हो जाएंगे. ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट पार्ट.
लास्ट पार्ट क्या बोल रहा है, सी लिमिटेड है एक कंपनी, ठीक है, जिसका कोई भी एक्टिव बिजनेस नहीं है, मतलब इसका खुद का तो कोई बिजनेस ही नहीं है। इसने कैपिटल एक्सपेंडिचर इंकर किया ऑन साइंटिफिक रिसर्च। अरे साइंटिफिक रिसर्च सुनते ही 35 सेक्शन 35 दिमाग में आ ही जाता है, ये तो रटा हुआ होता है। साइंटिफिक रिसर्च के लिए ₹5 लाख खर्चे, जो कि इसकी सब्सिडरी कंपनी से रिलेटेड थे। सी लिमिटेड ने साइंटिफिक रिसर्च के लिए 5 लाख का कैपिटल एक्सपेंडिचर खर्चा, जो कि इसकी सब्सिडरी के रिलेटेड था, इसका खुद का तो कोई एक्टिव बिजनेस था नहीं। तो यहाँ पे सेक्शन 35 तो आपको पता ही चल गया होगा कि सेक्शन 35(1) लगेगा, सेक्शन 35(1) लगेगा। तो ये क्या बोलता है, एज पर सेक्शन 35 डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ capital expenditure on scientific research would be admissible under the provisions only if scientific research is related to the business carried on by the company। 35(1) के हिसाब से आपको डिडक्शन कैपिटल एक्सपेंडिचर का तभी मिलेगा अगर आपका साइंटिफिक रिसर्च का एक्सपेंडिचर आपकी खुद की बिजनेस से रिलेटेड हो। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे बोला है कि हमारी खुद की कंपनी का तो बिजनेस है ही नहीं, इसका मतलब साइंटिफिक रिसर्च खुद की बिजनेस का तो हो ही नहीं सकता। तो हम लोग किसका कर रहे हैं, सब्सिडरी के बिजनेस का। सिंस ये सब्सिडरी के बिजनेस का है एंड खुद के बिजनेस का नहीं है, तो हमें ये एक्सपेंडिचर अलाउड नहीं होगा एज पर सेक्शन 35(1)(4। यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 तक ख़त्म। अब इसके बाद फुल फ्लेज क्वेश्चंस आते हैं और जिनके हम सारे अच्छे एडजस्टमेंट डिस्कस करेंगे। नाउ दिस वीडियो एंड्स हियर। सॉरी थोड़ा लंबा हो गया, बट मैं आपको सारे इन डेप्थ सेक्शंस बता रही हूँ। तो आपका सेक्शन रिविजन हो रहा है, आपके क्वेश्चंस रिवाइज हो रहे हैं विद इन 20 मिनट स्पैन, और आप इसको 1.25 1.5 की स्पीड पे देखिए, वो बेस्ट रहेगा। मैं उतना फास्ट नहीं बोल सकती वरना मैं बहुत गड़बड़ कर दूँगी। सो थैंक यू। अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग, गिव इट अ थम्स अप। थैंक यू।